हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज, प्रेजेंट टाइम में आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट को जारी किया। ये जो आईपीसीसी की रिपोर्ट है वो आने वाले समय में किस तरीके से हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके बारे में सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है। सबसे पहले हम आईपीसीसी के बारे में बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। आईपीसीसी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी साइंस है उसको असेस करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है। 1988 में WMO वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इन दोनों ने मिलकर के इसको सेटअप किया था। अब देखो, आपका क्वेश्चन ये है कि UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट जो प्रोग्राम है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, अब इस आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि प्रेजेंट टाइम में जो आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख रहे हो, जैसे हैवी रेनफॉल जिसकी वजह से आप जगह जगह देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ रही हैं, या फिर आप वाइल्ड फायर्स के इंसिडेंट देख रहे हो। अभी प्रेजेंट टाइम में अल्जीरिया, टर्की, इटली, ये वाला जो रीजन है मेडिटेरियन सी से रिलेटेड जो रीजन है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ था। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हीट वेव्स। अभी हमने जो यूएसए वाला रीजन है वहाँ पर हीट वेव्स बहुत ज़्यादा देखी। तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं वो समय के साथ में और ज़्यादा बढ़ेंगे अगर हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो ऐसे ही बढ़ता रहा। अब अर्थ का टेम्परेचर कब बढ़ेगा? जब हम CO2 का, ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है उसको कट नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से परमानेंट डैमेज होगा और अर्थ का 2021 तक अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कि अगर हमने कोई क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया, या अगर हमने कोई भी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, तो 2100 तक, यहाँ पर देखिए 2100 तक जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 4.1 से 4.8 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने प्रेजेंट टाइम में जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी चल रही हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट रखा तो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर जो है वो 2100 तक, मतलब 2100 ईयर साल तक 2.7 से 3.1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हमने जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 में इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव उन्होंने शुरुआत की थी कि इन पॉइंट्स के ऊपर हम एग्री कर सकते हैं, इसमें अगर उस पॉलिसीज़ को हमने फॉलो किया तो हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2.4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने ये टारगेट लिया था कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे। वैसे तो हमने मिनिमम टारगेट रखा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो टारगेट है उससे ज़्यादा भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये जो जुलाई मंथ गया है, जुलाई 2021, इसके बारे में बोला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा 1901 से 2000 तक जो एवरेज टेम्परेचर रहा वो 15.8 डिग्री सेल्सियस, और उसमें भी 0.93 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिला। ये जो समय है प्रेजेंट टाइम में जो 2021 चल रहा है एक वार्मर ईयर के रूप में, मतलब गर्म साल के रूप में सामने आया है। अब यहाँ पर सिनेरियो बता रखा है कि हमने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया तो, नहीं किया तो, और जो क्लाइमेट चेंज पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की जो पॉलिसीज हैं अगर उनके अकॉर्डिंग वर्क किया तो जो गैसेज हैं उनका एमिशन कितना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया तो एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेकिन अगर हमने जो भी टारगेट लिया है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत तो एमिशन बहुत कम हो जाएगा, मतलब 0 से भी नीचे जा सकता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर हमने टारगेट लिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे हर कंट्री जो है वो नेट जीरो एमिशन जो टारगेट है उसको डिक्लेयर करें और उसी के अकॉर्डिंग अपने एमिशंस को कट करें, तो जो प्रेजेंट टाइम में जो क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखे जा रहे हैं उनको रिडक्शन किया जा सकता है। ओके, आईपीसीसी ने इंडिया के बारे में भी बताया कि इंडिया में बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे। जो मानसून सीजन है प्रेजेंट टाइम में जिस समय आ रहा है उस समय से चेंज हो जाएगा। सर्दियों में होने वाली बारिश, इसके अलावा जो रेनी सीजन है उसका जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी इफेक्ट होगा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। इसके अलावा माउंटेन वाले रीजन पे जो ग्लेशियर्स हैं
वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज होगा और सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो कोस्टल एरियाज में जो सिटीज़ हैं वो सबमर्ज हो जाएंगी। इसके अलावा देखो आईपीसीसी ने एक ये भी बात बोली कि अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में जो क्रॉप पैटर्न है, जो एग्रीकल्चर है, वो रेनी सीजन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इससे इनडायरेक्टली आपकी जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आईपीसीसी ने अपने रिपोर्ट्स में बोले हैं और ये सारे पॉइंट्स आपके यूपीएससी मेंस के हिसाब से, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, मेंस एग्जाम देना, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आईएएस की, तो मेंस के हिसाब से ये सारे जो स्टेटमेंट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से, ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन जीएस 1 में, ओके, और जीएस 3 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा ना, ये द हिंदू का जो एडिटोरियल पेज है उसी पर ये रिपोर्ट आई है। ओके, आप जाकर के इसको देख सकते हो। फर्स्ट न्यूज है, यहाँ देखिए, उड़ीसा ने डिसाइड किया है कि उड़ीसा स्टेट ने, इंडिया के ने, कि आगे आने वाले 10 ईयर्स तक वो हॉकी को और ज़्यादा प्रमोट करेगा और ज़्यादा स्पॉन्सर करेगा। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया की जो हॉकी टीम ने जिस तरीके से अपना प्रदर्शन किया, उससे उड़ीसा के जो सीएम है वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि 2018 से पहले जो हॉकी है उसको स्पॉन्सर किया जाता था सारा के द्वारा, लेकिन 2018 से उड़ीसा स्टेट ने ही हॉकी को स्पॉन्सर करना स्टार्ट कर दिया था। देखो पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी स्टेट ने जो हमारी गेम है उसको स्पॉन्सर किया हो। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, जो कल्चर है, वो काफ़ी डिफरेंट है। हर स्टेट में कोई ना कोई ऐसा गेम है जो काफ़ी अलग तरीके से खेला जाता है। तो हर स्टेट, अगर वन स्टेट वन स्पोर्ट्स को इसी तरीके से स्पॉन्सर करे तो इंडिया का जो ओलंपिक्स में मेडल लाने की जो क्षमता है, देखो क्षमता, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उसके ऊपर वर्क करना है। तो हम कैपेसिटी जो है उसको और ज़्यादा हाई लेवल पर ले जा करके जब वर्क करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन ओलंपिक्स में इंडिया के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, पिगेसस स्पाईवेयर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले 10 डेज में दोबारा से इसके बारे में डिस्कशन होगा। देखो सेंटर को नोटिस जारी करने की बात बोल दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की सेंटर की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया था, 2 पेजेस का एफिडेविट जारी किया और उन्होंने बोला कि देखो अगर सेंटर पिगेसस स्पाईवेयर के बारे में कुछ बात बताती भी है तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारी नेशन की सिक्योरिटी को एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात हो जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको ऐसी कोई बात बतानी ज़रूरत नहीं है जो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करे। ओके, इसके अलावा सेंटर देखो बार बार बोल रहा है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी जाए, इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी जाए, तो उसकी भी जांच की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि देखो जिसने भी पिटीशन डाली है ना उसमें से बहुत सारे लोग पर्सन ऑफ एमिनेंस हैं, मतलब, और आपने उनके फ़ोन को हैकिंग करने की, उन लोगों ने कंप्लेंट की है कि हमारे फ़ोन हैक किए गए, तो इस तरीके से उन लोगों की जो राइट टू प्राइवेसी है उसका भी तो हनन है ना। ओके, तो इसके बारे में अब देखते हैं कि 10 डेज के बाद में जब डिस्कशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या इशू जारी करता है। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान को लेकर के। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई, तालिबान ने उसको कंप्लीट एरिया को अपने अंडर कर लिया, स्पेशली वहाँ की जो कैपिटल है काबुल उसको अपने अंडर कर लिया। अब वहाँ से आप बार बार इंसिडेंट देखने को मिल रहे होंगे कि जो भी हवाई जहाज वहाँ से जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनको भी वहाँ से इवैक्यूएट करवाया जाए। अब तालिबान ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि हम वीमेंस के राइट्स को फॉलो करेंगे, वीमेंस के राइट्स को ऑनर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें हैं ना, वो तालिबान ने वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनमें एक तरीके से विश्वास, बिलीफ जनरेट करने की कोशिश की है कि वो बदल चुके हैं और समय के साथ में उनमें काफ़ी बदलाव आया है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो बहुत सारे जो लोग हैं अफगानिस्तान में वो इंडिया के लिए हेल्प की मांग कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है वो उन लोगों की हेल्प करे। हमारे पीएम ने स्टेटमेंट दिया कि हम अफगानिस्तान से लोगों को निकालने में काफ़ी हेल्प करेंगे। हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना सिर्फ उन लोगों को वहाँ से निकालेंगे, इसके अलावा हिंदू सिख जो लोग हैं उनको भी वहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो
अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई हैं उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि जिस तरीके से जुडिशरी के ऊपर अटैक हो रहा है, जजेस के ऊपर अटैक होता है, तो सेंटर को कोशिश की जानी चाहिए कि एक स्पेशल फोर्सेज बनाए, जैसे रेलवेज़ के लिए स्पेशल फोर्सेज है, इसके अलावा सीआरपीएफ जो है उसी की तरह एक फोर्सेज बनाई जाए और वो प्रोटेक्ट करे किसको, जुडिशरी को। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो जुडिशियल सर्विस जो लोकल कोर्ट्स होते हैं उनमें जो भी जजेस होते हैं, किसी भी स्टेट की जो सिक्योरिटी का काम है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ झारखंड वाला एरिया जो है वो नक्सली एरिया है, तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो अलग लेवल के हैं, अलग स्टेट में अलग लेवल के हैं। तो इसके लिए सेंटर ने बोला है कि हम प्रोवाइड नहीं करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेज, जो स्टेट है वो अपनी जिम्मेदारी ले और वो हर किसी की जो जुडिशियल सर्विसेज है, जो जजेस हैं, उनको सिक्योरिटी फोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो आसाम में जो एक तरीके से वहाँ की पॉपुलेशन को, उनकी पॉपुलेशन के बारे में जानकारी हासिल करने की जो नेशनल रजिस्टर मेंटेन करने की कोशिश की गई, एनआरसी वहाँ पर कंडक्ट करवाया गया, तो उसमें कुछ गुरखाज हैं। अब ये जो गुरखाज हैं इनको फॉरेनर्स का टैग देने से मना कर दिया है असम गवर्नमेंट ने। उन्होंने बोला कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था तभी से ये लोग हमारे इंडिया में रह रहे हैं, और इन्होंने जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो आर्म्ड फोर्सेस थे उसके एक मेंबर के रूप में सामने आए थे। अब जब एनआरसी कंडक्ट करवाया गया तो उसमें बोला गया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में कि कुछ लोगों को एनआरसी में डाल दिया गया, मतलब कुछ लोगों को एक जो लिस्ट है उसमें इनका नाम पब्लिश किया गया कि ये इंडिया के सिटीजन नहीं है। लेकिन अब असम गवर्नमेंट ने अपना डायरेक्टिव जारी किया है और बोला है कि इनका नाम वहाँ से विड्रॉ किया जाए और ये इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया की जो सिटीजन्स हैं उसी में से हैं। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन जारी की गई है। नाम है, दो नाम इसमें हैं, एक है जयदीप मीरचंदानी जो एक एनआरआई हैं और एक है सिराज अमानी। इन्होंने अपनी जॉइंट पिटीशन डाली है। उन्होंने बोला है कि 2002 में उनके ऊपर एक केस हुआ था जिसमें वो अरेस्ट हुए थे, हालांकि 2016 में उनको बरी कर दिया गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी सेंटर से और जो जायंट सर्च इंजन गूगल, उन दोनों से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि देखो उनको बरी भी कर दिया गया, अब क्या है कि उनके ऊपर जो भी केस चला उसके बारे में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अभी भी गूगल के ऊपर मौजूद हैं। वो चाहते हैं राइट टू फॉरगेटन, मतलब पहले आपने, मान लो उस टाइम केस चल रहा था, हमारे बारे में जो भी डाटा है वो गूगल के ऊपर डाले गए थे, सब कुछ पब्लिश किया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में भी जब हमें बरी कर दिया गया है उसके बाद में भी जो सर्च इंजन, जायंट सर्च इंजन गूगल के ऊपर जो भी हमारे रिलेटेड केस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लमेटिक आर्टिकल्स वहाँ मौजूद हैं, हम चाहते हैं उनको रिमूव किया जाए क्योंकि वो चीज़ें जो हैं वो हमें परेशान करती हैं। तो देखते हैं कि अब जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो इसके बारे में क्या स्टेटमेंट देता है। जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इट सेड द पिटिशनर्स हैव ए राइट टू आस्क द अथॉरिटीज टू रिमूव ऑल द लिंक्स रिलेटेड टू हिम ऑन द सर्च इंडेक्स विच इज इररेलेवेंट एंड ऑब्सोलीट। ओके, the police said the businessmen have the right to be forgotten or a right to delink in the context of the facts and the circumstances of the case. Okay, इस पिटीशन में बोला गया है कि जो बिजनेसमैन जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको ये राइट दिया जाए और वो ये राइट है भी उनके पास में। देखो जब उनको कोर्ट ने बरी कर दिया गया तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस पेज से है। हमारे इंडिया में जो हमारे पीएम हैं उन्होंने अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी, न्यू स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया। अब देखो ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है उससे हमारे इंडिया में 30% न्यू व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा मिस्टर गडकरी उन्होंने ये बोला कि सेंटर और स्टेट्स को 40,000 करोड़ का एडिशनल जीएसटी भी इससे प्राप्त होगा। ओके, अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी क्या है ना, ये हम समझ लेते हैं। स्क्रैपिंग पॉलिसी में मान लो आपका पर्सनल व्हीकल है 20 साल से ज़्यादा पुराना हो गया, इसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है 15 साल से ज़्यादा पुराना हो गया। अब सरकार कुछ ऐसे टेस्ट सेंटर बनाएगी जहाँ पर कि जा करके इन व्हीकल्स का आप क्या करोगे, उनको टेस्ट करवाना होगा। मान लो 20 साल के बाद में भी या 15 साल के बाद में भी आपका व्हीकल सही तरीके से वर्क कर रहा है, उसमें एमिशन ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपको दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, लेकिन आपकी जो फ़ी है वो ज़्यादा लगेगी। अब इसमें क्या है
कि गवर्नमेंट आपको स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत कुछ छूट देगी, तभी तो जाकर के लोग अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाएंगे ना। गवर्नमेंट बोलेगी कि जब भी आप अपनी गाड़ी को मान लो 20 साल से ज़्यादा पुरानी हो गई, आप चाहते हो कि इसको स्क्रैप किया जाए। उसको स्क्रैप का मतलब क्या है कि किसी भी गाड़ी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको रीयूज़ किया जा सकता है, रीयूज़ करने की वजह से उस गाड़ी के जो पार्ट्स को हटा लिया जाएगा, जैसे आयरन स्टील जो इसमें यूज है, इसके अलावा जो सीट्स यूज की जाती हैं, इन सबको रीयूज किया जाएगा स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत। अब गवर्नमेंट के टेस्ट सेंटर में जब आपने करवाया, आपकी गाड़ी को आप स्क्रैप करवाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देगी, वो ट्रेडेबल होगा। आप चाहो तो उसको आप नई गाड़ी खरीदने में यूज़ कर सकते हो या फिर किसी को बेच भी सकते हो। ओके, अब इसमें क्या है कि जब आप नई गाड़ी खरीदने जाओगे तो मान लो आपने स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत नई गाड़ी खरीद रहे हो, तो गवर्नमेंट आपको कुछ छूट देगी, जैसे रोड टैक्स में छूट देगी, टोल टैक्स में छूट देगी, इसके अलावा नई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने में छूट देगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर छूट देगी। देखो, जब आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स लगेंगे तभी तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा ना। तो यही कारण है गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं और इसी के आधार पर ये स्क्रैपिंग पॉलिसी को वर्क करवाया जाएगा। अब देखो, हमारे इंडिया में इतने व्हीकल्स हैं, तो स्क्रैपिंग पॉलिसी में नए जॉब्स आएंगे, इसके अलावा इंडिया को रेवेन्यू मिलेगा और जो टेस्ट सेंटर खोले जाएंगे, इससे न्यू जॉब क्या होंगे, ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। गवर्नमेंट ने तो अपने स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि एक नया इकोनॉमी का एक पार्ट बन जाएगा स्क्रैपिंग पॉलिसी। इतनी ज़्यादा गाड़ियां हैं हमारे इंडिया में और इतनी ज़्यादा गाड़ियां बुरी हालत में हैं कि उनको स्क्रैप करवाना ही पड़ेगा। मतलब एक नया सेक्शन उभर करके आएगा, एक नई जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत बहुत ज़्यादा आने वाली हैं। ओके, तो ये स्क्रैपिंग पॉलिसी थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।